इतिहास पढ़ रहे थे हम, और जहाँ पे आज हम जानेंगे प्रगतिशील काल के बारे में। ठीक है, आपको अपडेट के बारे में बता दूं कि जो बीपीएससी का 70वीं का जो एग्जाम हुआ था, ऐसा कहा जा रहा है कि जो बापू सभागार है जहाँ पे एग्जाम हुआ था एक सेंटर पटना में, उसका कैंसिल कर दिया जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा लग भी रहा है। लेकिन अगर इस तरह की होती है तो कुछ छात्रों के साथ अन्याय ही हो जाएगी और कुछ छात्रों के साथ अन्याय ही हो जाएगी। अब देखिए बोर्ड क्या करता है, अगर कैंसिल करना है तो पूरे करे, और नहीं जो एग्जाम हो गया है तो उसको मान्य करे। ठीक है, या फिर जो भी डिसीजन होगा अंतिम में बोर्ड का डिसीजन होगा, इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है। लेकिन एग्जाम लेना है तो सबके लिए ले, और कैंसिल करना है तो सबके लिए करे। ठीक है, अगर ये कर देता है कुछ के लिए, छात्रों के लिए कैंसिल, तो फिर नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम आ जाएगा जिसके लिए सभी छात्र ने विरोध प्रदर्शन किया था, तो उसका क्या फायदा रह जाएगा। खैर एनीवे, जो होगा बोर्ड का डिसीजन अंतिम वही किया जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना है और रिवीजन रखना है, क्योंकि हो सकता है कैंसिल हो जाए तो फिर आपको एग्जाम देना पड़ेगा, तो आपको पढ़ाई बरकरार रहेगा तभी तो आप अच्छे से एग्जाम कर पाएंगे। तो देखिए एक समस्या उत्पन्न हो गया है, जिसका परिणाम क्या होता है समय के साथ देखना पड़ेगा। हम लोग को पढ़ना है और रिवीजन करना है ताकि हम आगे के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो देखिए प्रगतिशील काल में कौन सा क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए और कौन सा नहीं, कौन सा महत्वपूर्ण है, देखते चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके बारे में, इतिहास के बारे में। तो इतिहास का जो विभाजन है ना, अलग अलग कालखंड में किया गया है, जो 3 प्रकार के है। ठीक है, यानी इतिहास को ठीक से समझने के लिए इसको 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला प्री हिस्टोरिक, जिसको प्रागैतिहासिक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आद ऐतिहासिक, उसके बाद आपका इतिहास। ये 3 कालखंड है जहां से आप इतिहास को व्यवस्थित रूप से जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलग अलग रूपों के बारे में। तो जिस काल में मनुष्य ने घटनाओं का लिखित विवरण नहीं है, जिस काल क्रम में घटनाओं का लिखित विवरण नहीं है, इसको कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। और अब समझते हैं हम ऐतिहासिक काल के बारे में। तो उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला प्रचलन में उपलब्ध, लेखन पढ़े नहीं जा सकते, यानी कि लेखन कला था, उसके न आंकड़े हैं लेकिन उसे पढ़े नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऐतिहासिक काल, आद ऐतिहासिक काल। ठीक है, लेकिन अब बात करते हैं इतिहास की, तो जिसका ना विवरण लिखा है यानी लिखित रूप से उपलब्ध है, तो ये हुआ इतिहास, जिसका लिखित रूप से विवरण उपलब्ध है, जिसे हम लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा आपका इतिहास। तो इतिहास के वो 3 कालखंड में बांटा गया है, आप जान लिए। पहला आपका प्रागैतिहासिक, दूसरा आपका आद ऐतिहासिक, और तीसरा आपका इतिहास। तो आपको परीक्षा प्रश्न भी आता है इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिसका न लिखित विवरण है, जिसे हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, वो आपका इतिहास हो गया। ठीक है, अब आगे की जानकारी देखते हैं इसके विषय में। कहता है मानव, मानव या कि ज्ञानी मानव। ठीक है, ज्ञानी मानव, इसका ना वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, यानी मानव। मानव क्या, मनुष्य, इसका वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस। ठीक है, तो कहता है ज्ञानी मानव का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। तो आप जान गए ना ज्ञानी मानव किसको, मानव को कहते हैं। तो इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। तो परीक्षा में आता है मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है, साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस, होमो सेपियंस। ठीक है, तो कब आया, 30 से 40 हजार वर्ष पूर्व धरती पे मानव का उत्पत्ति हुआ। अब पढ़ते हैं पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण युग। इसको पूर्व पाषाण युग कहें या पूरा पाषाण युग है। ठीक है, मानव के जीवन का मुख्य आधार शिकार था, यानी जब पूरा पाषाण काल चल रहा था, मानव अपने लिए भोजन के लिए किस पर निर्भर था, शिकार पर। और जब उसको मनोरंजन का मन करता था तो भी वो शिकार करता था। ठीक है, तो शिकार पूरा पाषाण काल आदि मानव का ना मनोरंजन का साधन था। आदि मानव समझते हैं ना, जो जंगल में रहते थे, कच्चे मांस खाते थे। ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ निर्भर किससे पे थे, शिकार पे। वो शिकार करते थे, भोजन करते थे, उनको मनोरंजन भी करना होता था, क्या करते थे। हाँ, तो परीक्षा पूछेगा आदि मानव का मनोरंजन का साधन क्या था। आदि मानव अपने भोजन के लिए निर्भर थे शिकार पर। एक यहाँ से प्रश्न जो भी आएगा बना लीजिएगा ना। आदि मानव जो जंगल में रहते थे, कच्चे मांस खाते थे, पक्षियों को मार के खाते थे। ठीक है, तो वो अब ऐसे ही पूछ सकता है आपको, पूरा पाषाण काल में मानव का भोजन का मुख्य आधार क्या था, शिकार। यहां से भी देख लीजिए पूरा पाषाण काल में। ठीक है, कहता है आग, आग का आविष्कार किया पूरा पाषाण काल में, यानी मानव ने आग जलाना सीखा कब। ये प्रश्न आता है एग्जाम में और पूछा जा चुका है कि मानव ने आग जलाना कब सीखा। या ऐसे ही पूछ सकता है मानव ने सबसे पहले क्या सीखा, आग जलाना, सबसे पहले आग जलाना। कई तरह की घटनाएं थी ऐसे इतिहास में लिखा हुआ, उस घटनाओं से उन्होंने प्रेरित लिया और आग जलाना सीखे। ठीक है, हालांकि पत्थर को ऐसे लगा करके आग जलाते। ठीक है, उसके बाद बात करें पहिए का, तो पहिए का जो आविष्कार हुआ ना नव पाषाण काल में, तो पूछता है मानव ने पहिए का खोज कब किया, पहिया का आविष्कार
आपको ना मिलाने वाला भी दे देगा, आपका आग की खोज, पहिए की खोज, ठीक है, तो आप मिला सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए आग की खोज, आप पहिए की खोज, तो ये दोनों क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर में, आपको देखने को मिल जाएगा। अब आगे की बात करते हैं, यहाँ तक समझ गया ना। तो मानव ना निवास, एक जगह रहना प्रारंभ किया, एक जगह रहना प्रारंभ किया। मानव क्या है, सामाजिक प्राणी है, यानी एक जगह टोली बना करके, ग्रुप बना करके रहना प्रारंभ किया। तब मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति ना नवपाषाण काल में हुई। पहले तो घूम घूम के इधर उधर रहता था जंगल में, अब वो ना एक साथ रहेगा, ठीक है, एक साथ बसेगा, ठीक है। तो मानव ने निवास का स्थान कब अपनाया, ठीक है, नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ आपको, पहिया की खोज, और मानव ना रहना प्रारंभ किया, और किसानी करना भी, मतलब खेती करना भी यहीं पे प्रारंभ किया, ठीक है। मानव ने सबसे पहले जो जानवर बनाया था पालतू, वो है आपको कुत्ता। और ये बीपीएससी भी पूछ चुका है, मानव ने सबसे पहले किस पशु को अपना पालतू बनाया, समझ रहा है ना। मानव अपने आप अपने बचाव के लिए कुत्ता को पालतू पशु बनाया, ठीक है, यानी उसके साथ संपर्क बनाया, ठीक, और पालतू बनाया। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है। कहना मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, तांबा समझ रहे हैं ना, तांबा। तो ये प्रश्न पूछता है मानव ने सबसे पहले कौन सा धातु का प्रयोग किया, हाँ तांबा। तथा उसके बाद मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, तथा उसके बाद बनाया जाने वाला प्रथम औजार था कुल्हाड़ी, यानी तांबा कहीं कुल्हाड़ी बना देते, ठीक है, तांबा कहीं। तो सबसे पूछेगा कि कौन सा इस्तेमाल किए, धातु पूछेगा तो तांबा, औजार पूछेगा तो क्लियर है ना तब तक, ठीक है। फिर से बता देते हैं, मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया, जब भी धातु के बारे में पूछेगा तो तांबा, और औजार के बारे में पूछेगा तो कुल्हाड़ी। ये जो कुल्हाड़ी मिला है ना, ये अरिकपम से मिला है, जगह के नाम है, ठीक है, अतिरिकम पक्कम, ये जगह है जहां से खुदाई में ना ये कुल्हाड़ी मिला है, ठीक है। तो आपको पूछ सकता है कि कुल्हाड़ी किस स्थान से प्राप्त हुआ है, कप्पन, अतिरकम कम, ये जगह है, यहां से मिला कुल्हाड़ी, ठीक है, यानी कुल्हाड़ी का अवशेष मिला खुदाई में। इतना क्लियर। कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में। तो यहाँ से पूछेगा मानव ने कृषि करना कब सीखा, प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादन स्थल मेहरगढ़, यानी अन्न का जो उत्पादन होता है इसका साक्ष्य कहां से मिला है, मेहरगढ़ से, जो पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल थी गेहूं। पहली की बात करेगी तो गेहूं है, पहली फसल बात करेगी तो गेहूं, आप कृषि के लिए बात करेगी तो गेहूं, साथ में जौ भी। लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। अनाज समझ रहे हैं ना, तो अनाज के रूप में जब प्रश्न पूछ देगा तो आप चावल कहिएगा, आप फसल के रूप में कहेगा तो गेहूं और जौ। अगर परीक्षा गेहूं जो दोनों ऑप्शन देता है तो दोनों मारिएगा, ठीक है, ठीक है। अन्न के रूप में कहेगा, अनाज के रूप में तो चावल। यहाँ तक क्लियर है ना, यहाँ से प्रश्न आता है एग्जाम में, इसलिए उसको ध्यान में रखिए, ठीक है। अब बात करते हैं हम आगे, कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। माने मेहरगढ़ एक जगह है जहां से ना कृषि का ना साक्ष्य मिला है कि यहाँ पे कृषि होता था। बात करते हैं कोल्डिवा से, तो कोल्डिवा एक प्राचीन स्थल है जहां से ना चावल के साक्ष्य मिले हैं। चावल समझ रहे हैं ना, चावल राइस, उसके साक्ष्य मिले। परीक्षा पूछता है, आपको पूछेगा चावल के साक्ष्य कहां से मिला है, कोल्डिवा से, याद रहेगा ना आपको, ठीक है। तो कोल्डिवा एक जगह है जहां से ना चावल के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कहता है भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक कहते हैं पत्थर को, स्फटिक किसको कहेंगे, यानी भारत में या जहां भी मिले हैं स्फटिक वो पत्थर के औजार मिले, यानी तांबा तो वो अभी तो तांबा नहीं ना, पहले तो तांबा नहीं ना सीखा था, तो स्फटिक के औजार प्राप्त होते। स्फटिक माने क्या होता है, पत्थर के, यानी लोग ना पत्थर के अपने औजार बनाते थे, ठीक है, और उसी से उसका शिकार करते थे, ठीक है, अपने आप को बचाते थे तरह तरह के जानवर से, ठीक है। तो स्फटिक क्या था, पत्थर था। तो पूछेगा आपको, यहाँ प्रश्न बनेगा आपको कि अधिकांश जो औजार प्राप्त हुए हैं पूर्व प्रस्तर युग के, वो किस चीज से बने हुए थे, वहां पत्थर नहीं लिखेगा, वहां स्फटिक लिखेगा, ठीक है, स्फटिक लिखेगा, ठीक है। इसलिए याद रखिए स्फटिक। या ऐसे ही पूछ सकता है, अधिकांश जो औजार बने हुए मिले वो क्या चीज के बने हुए थे, ये भी याद रखिए। ये कहिया की बात है, पूर्व प्रस्तर युग का, कहिया की बात है, पूर्व प्रस्तर युग का। कथा रॉबर्ट ब्रूसफुट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत में पुरातात्विक कालीन औजार की खोज की। तो इसका नाम याद रखिए, रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है। ये क्या किए, पुरातात्विक औजार की ना खोज की, ठीक है। आगे दोबारा पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण काल की खोज हुई। जगह का नाम है पल्लावरम, जगह का नाम है पल्लावरम। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई। आपको पूछेगा कि प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज कहाँ हुआ, पल्लावरम में। आप लोग बोला कीजिए, मुंह बंद करके रहते हैं।
कहता भारत में ना मध्य पाषाण काल के विषय में ना जानकारी सर्वप्रथम 1867 में हुई, और जब CL काइल ने वित्त क्षेत्र में लघु पाषाणकालिक खोज निकाले। कहता भारत में मानव अस्थिपंजर किस होता है? हड्डी को। हाँ, तो कहते भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगे हैं, यानी कि मानव का हड्डी तो उसको अस्थिपंजर बोलेंगे, ठीक है। तो ये जब मध्य पाषाण काल चल रहा था ना, तो खुदाई से ना ये बात निकलता था कि उस मध्य पाषाण काल के समय का ये सब हड्डी है, ठीक है। कहते भारत में नव पाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ था। मतलब ये जो अपना भारत है, भारत में तो कहता है भारत में नव पाषाणकालीन सभ्यता मतलब उस समय की जो सभ्यता थी, नव पाषाणकालीन सभ्यता, ये कब मिला था? 4000 4000 ईसा पूर्व, ठीक है, 4000 ईसा पूर्व। कहते हैं भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो है, इसको चेन लगाइए, याद रखिए। भारत का सबसे प्राचीन माने सबसे पुराना यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है। भारत का सबसे पुराना प्राचीन नगर कौन सा है? था जो सिंध भाषा में जिसका अर्थ होता मृतकों का टीला। तो आप ये भी पूछेगा कि मृतकों के टीला के नाम से क्यों जाना जाता है? हाँ, याद रखिएगा, सिंध भाषा का शब्द है मृतकों का टीला। फिर से सुन लिया, भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में जिसका अर्थ था मृतकों का टीला। कहता असम का श्वेत गिब्बन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कवि है। मानव कवि मतलब कि मानव न जो बना है इसी के वंशज है, यानी कि वो इस मानव का पूर्वज है। तो आपको पूछेगा श्वेत भ्रूण गिब्बन कहाँ पाया जाता है भारत में? तो असम में, यानी असम के जंगल में, ठीक है। श्वेत भ्रूण गिब्बन कहाँ पाया जाता है? असम के जंगल में, ठीक है। और ये मानव कवि है, मतलब मानव की तरह उठ के चलता है 2 पैर से, ठीक है। मानव की तरह वो व्यवहार करता है, समझ गए? इतना तो याद रहेगा ना। कहता है इनाम गांव ताम्र पाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी, इसका नाम संबंध जोरवे संस्कृति से है। तो एक संस्कृति है जिसका नाम है जोरवे, ठीक है। तो आपको पूछेगा इनाम गांव कैसी संस्कृति थी? जोरवे संस्कृति, और ये ताम्र पाषाण युग में था। ताम्र पाषाण युग कहने का मतलब जब तांबा का प्रयोग होने लगा ना, तो उसको कहते हैं ताम्र पाषाण। क्या कहते हैं? आप उधर पढ़े ना, सबसे पहले धातु कौन सा अपनाया? तांबा धातु अपनाया ना, तो उसको कहते हैं ताम्र पाषाण, ठीक है। अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ताम्र पाषाण क्या होगा। लोग अब तांबा का इस्तेमाल करना सीख लिए, तांबे का इस्तेमाल करना सीख लिए, इसलिए उस युग को करने लगे ताम्र पाषाण, ठीक है। ताम्र पाषाण ऊपर पढ़ा है ना कि औजार बनता था स्फटिक माने कि पत्थर। तो धीरे धीरे लोग धातु को खोजा, तो अब धातु के बनाने लगा, क्योंकि पत्थर से मजबूत होता है धातु, ठीक है। अब धीरे धीरे इस आगे बढ़ते जाइएगा, आप देखिएगा कि मानव ना लोहा का भी खोज कर लिया, ठीक है। मानव लोहा का भी खोज कर लिया और लोहा का भी औजार बनाएगा, क्योंकि वो मजबूत होता है, ठीक है। तो धीरे धीरे मानव सभ्यता आगे बढ़ती चलेगी। देखते हैं हम आगे। कहता है भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है, यानी शिवालिक की जो पहाड़ी है ना, उसमें खोदा जाता है ना, तो उसमें जीवों के अंश मिलते हैं, ठीक है। कहता है भीमबेटका एक जगह है जिसमें ना भीम बेटका भी कहा जाता है, यह गुफा है। क्या है? और ये मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तब भीमबेटका गुफा पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है। यह आदि मानव द्वारा न बनाया गया शैल चित्र और शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है, यानी मध्य प्रदेश में एक जगह है भीमबेटका, ठीक है। अब भीमबेटका गुफा है ना, उसके गुफा में जो ऐसे चित्र बनाया गया है ना, वो देखने से प्रतीत होता है कि आदि मानव द्वारा बनाया गया ये चित्र है, ठीक है। यानी आदि मानव पत्थर जहां मिलता था, गुफा जहां रहते थे, वहां पे वो कलाकारी करते थे, ठीक है। वो शैल मतलब पत्थर में बना हुआ चित्र। तो आपको पूछेगा कहाँ है? तो भीमबेटका में। भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश में। इतना क्लियर हुआ ना। कहता है ये चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के न प्राचीनतम चिन्ह है, कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानव रहते थे, ठीक है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। जिला के नाम भी याद रखिए, रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में, ठीक है। इसकी खोज 1957 से 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर द्वारा की गई थी। कहता भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 में राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया था। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर में शामिल कर लिया, यानी भीमबेटका न विश्व धरोहर में शामिल है। भीमबेटका लेकिन कब शामिल हुआ? 2003 में। तो यूनेस्को द्वारा इसको ना विश्व धरोहर में शामिल कर दिया गया है, यह घोषणा कर दिया है 2003 में। कहता भारत में ना मनुष्य संबंधी सबसे पहला
प्रमाण मिलता है नर्मदा नदी घाटी में, ठीक है। यानी भारत धरती में रहता था, मतलब भारत देश में मानव रहता था। ये कहां से जानकारी मिला? नर्मदा नदी के जो घाटी है ना वहां से, मतलब सबसे पहले कि भारत में लोग रहते थे, ठीक है। तो इसकी जानकारी हमको कहां से मिलेगा? नर्मदा नदी घाटी से, ठीक है। फिर से क्लियर करता, भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण जो मिलता है नर्मदा नदी घाटी से मिलता है, ठीक है। यानी नर्मदा घाटी से मिलता है, ठीक है। कहता है भारतीय नागरिक सेवा का अधिकारी रिजले, ये व्यक्ति का नाम है रिजले। ये क्या था? भारतीय नागरिक सेवा का अधिकारी, ठीक है। प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विविधीकरण किया। यानी रिजले वो व्यक्ति थे जो भारत में अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं ना, उसको समझने की उसको कोशिश किए और लोगों के सामने ये जानकारी प्रस्तुत की, ठीक है। इसका नाम था रिजले, ठीक है। वैज्ञानिक आधार पर भारतीय जनसंख्या का प्रांतीय विभेदीकरण किया, ठीक है। अगला हमारा सिद्धू, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक।